Assalamu alaikum everyone. This is Mohammed Muzammil Manaf from the platform of IQ School of Finance. I'm the facilitator for CFA 4 Business Finance Decisions, which is also called as BFD. BFD हमारा CA फाइनल का एक कोर्स सब्जेक्ट है और इस वीडियो को बनाने का मकसद उस सब्जेक्ट की इंट्रोडक्शन और उसके सिलेबस के बारे में जानना है। तो आए इसके बारे में बात करते हैं। First, about myself, little about your presenter, course facilitator. मेरी एजुकेशन, आई एम एन एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान, मेंबर ऑल्सो। उससे पहले मैंने अपना इंटरमीडिएट आगा खान हायर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट किया। आई वाज पार्ट ऑफ आगा खान यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बोर्ड, जहाँ पर मैंने ऑल पाकिस्तान कॉमर्स फैकल्टी में फर्स्ट पोजीशन ली। उससे पहले आई वाज इन सुल्तान मोहम्मद शाह खान स्कूल। एक्सपीरियंसेस की पर्सपेक्टिव से देखें तो यार, आई डिड माई आर्टिकल्स फ्रॉम 2014 टू 2018 फ्रॉम PwC। उसके बाद आई वर्क फॉर KPMG सऊदी अरेबिया फॉर अबाउट अ ईयर, KSA में मैंने काम किया, and then I joined Unilever Pakistan as their finance business partner. So about 1.5 years, 2 years I spent over there. और उसके बाद से मैं अपनी advisory company run कर रहा हूँ, which goes by the name of Whale Advisors Private Limited. This company basically advises on the portfolios or investments in PSX, Pakistan Stock Exchange. और इसके साथ साथ एट द प्लेटफॉर्म IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस में 2-3 सब्जेक्ट्स कंडक्ट करता हूँ। एक कैफ के लेवल पे हमारा MFA का सब्जेक्ट है, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, विच इज बेसिकली कैफ 6, ठीक है। इसके साथ साथ BFD का एरिया कंडक्ट करता हूँ, एंड देन अदर देन दैट आई ऑल्सो गेट पार्ट इन MSA 2। MSA 2 का भी पूरा एरिया मेरे ही पास है, मैं अकेला सिंगल हैंडली उसको कवर अप करता हूँ। फ्रॉम एन इंटरेस्ट परस्पेक्टिव यार, ऑलवेज अ पब्लिक स्पीकर, टीचिंग का हमेशा से शौक रहा है। इट्स बीन 11 years अल्हम्दुलिल्लाह दैट आई एम टीचिंग नाउ। थोड़ा बहुत वक्त निकाल के बुक रीडिंग कर लेते हैं, और अगर फिर कोई वक्त बच जाता है तो वो दोस्तों के साथ कैंपिंग वगैरह या ट्रैवलिंग का मुझे बड़ा बहुत ज़्यादा जो है वो शौक है, तो उसे कंडक्ट करते हैं जितना साल में मौका मिल पाता है। चलें जी, जल्दी सब हमारे सब्जेक्ट की तरफ आ जाते हैं, वरना आपको फिजूल में बोर कर देंगे। सबसे पहली बात सर, इस सब्जेक्ट का ओवरऑल लेवल पे एक एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता चल जाए कि सब्जेक्ट का नेचर कैसा है, इसकी डिफिकल्टी लेवल कैसा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई बड़ा लेंदी सब्जेक्ट है और बहुत ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं, समझ में ना आने वाला सब्जेक्ट है। तो देखिए, आज तक आपने न्यूमेरिकल लेवल पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हैं? आज तक अगर आप देखें तो आपने न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स या यूँ कह लो कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं वो 2-3 पढ़े हैं। एक आपने रिपोर्टिंग का एरिया देखा होगा, ठीक है। एक इसके साथ साथ आपने जो है वो एट द सेम टाइम टैक्सेशन का एरिया देखा होगा, जो लॉ के पर्सपेक्टिव से उसमें कैलकुलेशंस भी शामिल है। यहाँ पर बिजनेस फाइनेंस डिसीजन के एग्जाम में या पेपर में, एज वी राइट दिस वर्ड बिजनेस फाइनेंस डिसीजन, 2 वर्ड्स के ऊपर आपने गौर करना है। एक द वर्ड फाइनेंस एंड द अदर वन द वर्ड डिसीजन मेकिंग। इंतहाई प्रैक्टिकल पेपर, एंड व्हेन आई से फाइनेंस, इट्स नॉट अकाउंटेंसी। ये आपका अकाउंटेंसी का पेपर नहीं है, ये आपका ऑडिटिंग का पेपर नहीं है। आज तक शायद आपने जब मशीन का नाम सुना, आपके जहन में I16 का पॉइंट ऑफ व्यू आया, आपके जहन में डेप्रिसिएशन का पॉइंट ऑफ व्यू आया, रिवैल्यूएशन का पॉइंट ऑफ व्यू आया। इस तरह से सारी चीज आपने जो है वो सोची, लेकिन यहाँ पर आप प्योर फाइनेंस की बात करेंगे। एंड व्हेन आई से फाइनेंस, मैं अपने आप से पूछता हूँ कि यार मुझे इस मशीन को अकाउंटिंग कैसे करना है, ये नहीं, मुझे इसे बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या मुझे कितने टाइम में इसको रिप्लेस करना चाहिए। फिर अगर बाय करूं तो लीज पे बाय करूं, मतलब लीज पर ऑब्टेन करूं, या लोन के थ्रू एक दफा खरीदूं और फिर लोन की पेमेंट करता रहूं। हमेशा मैं यहाँ पे देखता हूं कि मेरे शेयर होल्डर्स के लिए या मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए क्या बेहतर है, व्हाट इज बेसिकली बेटर फॉर देम। यही इस सब्जेक्ट का इवेंचुअली एक नेचर बनता है। और डिफिकल्टी लेवल की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ न्यूमेरिकल पेपर नहीं है, न्यूमेरिकल के साथ साथ ये आपका एक एनालिसिस का पेपर भी है। यानी इस पेपर में एग्जामिनर आपसे रिकमेंडेशन मांगता है, आपसे कहता है भाई सिचुएशन रिकमेंड करो कंपनी को क्या करना चाहिए। आपकी एडवाइस मांगता है कि यार आप बताएं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और आपसे लेट्स से एक फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो उस चीज की मालूम करता है। सो यहाँ पे बेसिकली अगर देखा जाए, ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड होती हैं। तो क्या सर यहाँ पे इस तरह की एक सवाल आ सकता है कि हमें एक रिपोर्ट फॉर्मेट में चीजों को प्रेजेंट करना हो? बिल्कुल ऐसा एक सवाल आ सकता है, जहाँ पे आपको रिपोर्ट फॉर्मेट में किसी चीज को बारल जो है वो प्रेजेंट करना पड़ जाए और इस तरह की एक सिचुएशन हो। यानी एक ऐसा पेपर जिसके अंदर न्यूमेरिकल के साथ साथ बिजनेस केसेस आते हैं, बिजनेस सिनेरियोज आते हैं,
एक्चुअल बिजनेस सिचुएशंस आती हैं और उन सिचुएशंस को हमें हैंडल करना होता है फ्रॉम ए न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव। अगर मैं पेपर की बाइफिकेशन देखूं तो 100 नंबर की बाइफिकेशन में 80 मार्क्स आर फॉर न्यूमेरिकल, 80 नंबर तकरीबन आपके न्यूमेरिकल के हैं और 20 मार्क्स तकरीबन आपका थ्योरी वाला पोर्शन है। और हम अपनी कवरेज में इंशाल्लाह ताला जिस तरह से आप क्लासेस लेंगे आपकी कवरेज में इंशाल्लाह ताला ये दोनों चीजें बिल्कुल जो है वो इंक्लूडेड होंगी। थ्योरी का एस्पेक्ट भी डिस्कस होगा और एट द सेम टाइम न्यूमेरिकल का एस्पेक्ट भी कैलकुलेट होगा। सो आपने दोनों तरीके से चीजों को बताना है। इसमें रिकमेंडेशन भी शामिल है, इसमें एडवाइस भी शामिल है, इसमें रिपोर्ट करना भी एक तरीके से लेट्स से कम्युनिकेट करना, ये वाली चीज भी शामिल है। सो ऑल इन ऑल इट्स प्रैक्टिकल एग्जाम, ठीक है, थ्योरी बेस्ड एग्जाम नहीं है किसी आपने बातें करनी है इसके अंदर, ये नहीं है। और इसी को क्लियर करके इसको और बीएमएस को क्लियर करके जो स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट हो चुका है इसको क्लियर करके आपने बेसिकली एमएससी 2 को अनलॉक करवाना है, फिर एमएससी 2 को देना है। एमएससी 2 के अंदर ये रेशियो 70-30 का है, 70% गोज फॉर द थ्योरी साइड एंड 30% गोज फॉर द कैलकुलेशन साइड। मैं ये दोनों ही सब्जेक्ट जो है पैरेलल कंडक्ट करता हूँ, एमएससी 2 भी और एट द सेम टाइम बीएफडी भी। सो वेल अवेयर कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें तैयारी के हवाले से क्या करना चाहिए। एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें सर, एग्जाम पैटर्न में अगर देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस बीएफडी के अंदर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चंस होते हैं। पहले ये हुआ करता था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कह लो जिसका पुराना नाम मैक था, कॉस्टिंग का एक पोर्शन भी इसके अंदर इंक्लूडेड था, लेकिन अब कॉस्टिंग का पोर्शन इंक्लूडेड नहीं है। ओवरऑल लेवल पे सिलेबस को 4 एरियाज के अंदर डिवाइड किया गया, 1, 2, 3 एंड 4। मोरलेस इन्हीं 4 एरियाज में से 5 क्वेश्चंस जो है आपके पास बन के आते हैं। और अगर हम हिस्टोरिकल रिजल्ट की बात करें तो हिस्टोरिकल रिजल्ट परस्पेक्टिव से 30 से 35% का इसका एक एवरेज वेटेड एवरेज रिजल्ट रहा है। और कभी कभी समटाइम्स कह लें कि 45 से 49% तक भी ये रिजल्ट गया है, डिपेंडिंग ऑन द प्रिपरेशन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेपर पैटर्न का डिफिकल्टी लेवल, पेपर में क्या क्या पूछा गया, किस तरह से पूछा गया। सो ऑल इन ऑल अगर हम देखें एक प्रैक्टिकल अप्रोच का पेपर सिनेरियो बेस्ड जिसके अंदर 20-22 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, आप उसे हैंडल करते हैं और ये बताते हैं कि भाई आपके स्टेक होल्डर या आपके शेयर होल्डर का रिलेटिवली ज्यादा फायदा किस चीज में और किस चीज में बेसिकली कंपनी का एक रिटर्न पर्सपेक्टिव जो है वो ज्यादा अच्छा बन रहा है। इसीलिए इसे फाइनेंस डिसीजन मेकिंग का पेपर कहा जाता है कि भाई ये फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग का पेपर है। ना सिर्फ इसके अंदर फाइनेंस है बल्कि आपको एक डिसीजन मेकिंग वाला एलिमेंट देना है कि कंपनी को यहाँ क्या करना चाहिए। ये नहीं कह लो कि एक तरीके से एक एडवाइजरी वाला रोल, एक एडवाइजर का रोल, ठीक है। हिस्टोरिकली इस तरह से पेपर रहा है। गलती क्या होती है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको एक फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच की तरह लेकर चलते हैं और कहते हैं यार अगर हमें फॉर्मूले रटे लगे हुए हैं, याद हुए हुए हैं, तो हम आराम से बीएफडी का पेपर कर लेंगे। ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, दिस पेपर इज ऑफ एनालिसिस। सो एनालिसिस के लिए आपके पास इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते वक्त उनकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर हो और आप ओवरऑल लेवल पे समझें कि एक चीज क्यों आई है तो उसकी वजह क्या है, उसके पीछे जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो किस तरीके से बना है, इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं, किन हालात में ये किसी और एरिया के साथ मिलके आ सकता है, कहाँ पर 2 एरियाज कंबाइन करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। सो हिस्टोरिकली इसका कुछ इस तरीके से पासिंग रेशियो आई कैप में रहा है एंड एट द सेम टाइम हमारे पास क्वेश्चंस की जो है वो क्वांटिटी है। फॉर्मूला बेस्ड एनालिसिस, फॉर्मूला बेस्ड ये एग्जाम नहीं है, हमें इसकी एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी एक एक एरिया की और फिर समझ के बारे जो है वो उसको करना होगा। एट द सेम टाइम लैक ऑफ प्रैक्टिस, स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं करते और उनकी एक आदत होती है कि घर में जब वो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो हाफ सॉल्व करते हैं, यानी थोड़ा बहुत सॉल्व किया और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, वो अपने सोल्यूशन को रेफर कर लेते हैं। हालांकि ये तरीका सही नहीं है। आपने एक टाइमर के साथ, एक वॉच टाइम के साथ पर्टिकुलरली पूरा 100% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है और 100% सॉल्व करने के बाद उसका जो है वो अंदाजा करना है कि आप कितना ज्यादा लैग कर रहे हैं और कहाँ पर आपको अपनी जो है वो बेसिकली प्रैक्टिस लेवल को जो है वो बढ़ाना है और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना है। ये एक ऐसी चीज है जो स्टूडेंट्स मिस आउट करते हैं। एक तो अपने आप में सिलेक्टिव स्टडी एक बहुत बड़ा मसला है, फिर उसके बाद उसे फॉर्मूला याद करने की हद तक बीएफडी को लिया जाता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप की जाती। फिर उसके बाद अगर कहीं पे ड्राफ्टिंग आ जाए, कहीं पे कोई रिपोर्टिंग है, रिकमेंडेशन इस तरह की कोई चीज है, तो स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी अवेयरनेस उसके हवाले से नहीं होती और एक लैक ऑफ प्रैक्टिस वाला मसला है जहाँ पे वो आधा अधूरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर आगे मजीद क्वेश्चन जो है वो सोल्यूशन से देख लेते हैं। एग्जाम में वाला डिफिकल्टी होती है क्योंकि वहां पे सोल्यूशन होता नहीं है, पहली बार पूरा क्वेश्चन आपको खुद से जो है वो करना पड़ता है। सो ये एक वायरल छोटी सी चीज है जो इसके फेलियर के रीजन में आती है। कमिंग फॉरवर्ड अगर हम एरियाज की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज पार्ट ए, देन दिस इज बी, देन दिस इज सी और दिस इज डी। एक एक करके 1 बाय 1 इन तमाम एरियाज के बारे में बात करेंगे। एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप की चीज जो है वो यहाँ पर लेंगे
और फिर उसके बाद जो है वो हमें आइडिया हो जाएगा कि इस पेपर में क्या क्या चीजें आने वाली है। अगर आप गौर करें तो मोरलेस चारों एरियाज का जो वेटेज है वो करीब करीब जो है वो अपने पास बराबर है। चारों एरियाज का वेटेज जो है वो मोरलेस बराबर है। सो यहाँ पे समझ में ये आती है बात कि ये वो चार एरियाज हैं जो बीएफडी में कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अगर मैं पहली बात करूं एडवांस इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, तो आपने आपके कॉस्टिंग के एरिया के अंदर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी का टॉपिक पढ़ा होगा अगर आप पुरानी स्कीम से ताल्लुक रखते हैं। जो स्टूडेंट्स नई स्कीम के हैं उन्होंने एमएफए के अंदर इस एरिया को जो है वो देखा होगा, कैफ 6 जो अपने यहाँ पेपर आ गया है। एनपीवी आईआरआर की हद तक हम चीजें जो है वो पहले पढ़कर आते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एआरआर, एमआईआरआर, ईआईआरआर जैसी कुछ एडिशनल चीजें होंगी। मकसद यही होगा कि हम ये इवेल्युएट करें कि हमें इन्वेस्टमेंट्स को बेसिकली किस रेट पे करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने में फायदा है, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने में नुकसान है। ये बेसिकली हमारे यहाँ पे एडवांस लेवल की चीज डिस्कशन होगी, और बेसिक लेवल की एनपीवी आईआरआर की डिस्कशन आप करके आए। इसके अलावा पे बैक पीरियड, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, कितने टाइम में एक इन्वेस्टमेंट को बाहर आता हुआ देख रहे हैं आप, एग्जिट देख रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एक बिजनेस को इन्वेस्ट करने के लिए स्टार्ट करने के लिए 10 मिलियन लगाए, तो वो 10 मिलियन कितने टाइम पीरियड में रिकवर हो रहे हैं। बाद की जो कहानी है वो बिल्कुल प्रॉफिट है। इसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड भी आता है। फिर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करेंगे कि एक इन्वेस्टमेंट्स को इवेल्युएट करते वक्त वो कौन से मोस्ट सेंसिटिव एलिमेंट्स होते हैं। फिर एसेट खरीदते वक्त लीज पे लें या बोरोइंग पे लें, एसेट्स रिप्लेस कब करें, और अगर कम कैपिटल हो तो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। ये पूरा सर हमारा इन्वेस्टमेंट का अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट की इवैल्यूएशन के बारे में एरिया है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ किस्म की इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो इवैल्यूएट करेंगे। कमिंग फॉरवर्ड अगर मैं पार्ट बी की बात करूं, पार्ट बी इज कैपिटल एंड इट्स सोर्सेस। कंपनी जिस रेट पर इन्वेस्टमेंट कर रही होती है, जो डिस्काउंट रेट यूज कर रही होती है, आपने अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के एरिया में डिस्काउंट रेट वाली चीज देखी होगी, जो डिस्काउंट रेट कंपनी यूज कर रही होती है इवैल्यूएशन के लिए, वो डिस्काउंट रेट बेसिकली यहाँ पर जो है वो हम पढ़ेंगे। सो हमारे पास कौन कौन सी सोर्सेज हैं, वो डिस्काउंट रेट हमारे पास वैक कहलाता है। हम किस किस सोर्स से अपना फाइनेंस डेवलप कर सकते हैं, किन किन को हमें कितना रिटर्न ला के देना है। फिर पोर्टफोलियो थ्योरी में यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में बात होगी, स्टॉक्स के बारे में बात होगी। सीएपीएम भी अगेन एक रेट कैलकुलेट करने की मेथोडोलॉजी है। फिर कंपनी को कब डिविडेंड देना चाहिए, राइट इशू का क्या इंपैक्ट होता है, राइट इशू होता क्या है, और जब प्रोजेक्ट्स कंपनी नए करने जाती है, नई इन्वेस्टमेंट करनी जाती है, तो उनकी फाइनेंसिंग किस तरह से बहरहाल होनी चाहिए। क्या वो इक्विटी से पैसा रेज करें या वो डेट से पैसा रेज करें, सस्ता कौन सा सोर्स पड़ेगा, किसको कम रिटर्न ला के देना है, क्या ज्यादा अचीवेबल है। ये सारी चीजें बहरहाल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर पड़ी जाती हैं। देन कमिंग फॉरवर्ड तीसरा एरिया बिजनेस वैल्यूएशन एंड मर्जर एक्विजिशन। ये वो एरिया है जो पार्ट ए और पार्ट बी के ऊपर डिपेंडेंट है बहुत ज्यादा। पार्ट ए, पार्ट बी प्लस कुछ दूसरी चीजें मिला के आपका पार्ट सी बन जाएगा। तो जो पार्ट ए और पार्ट बी की वीडियोस होंगी, जो लेक्चर्स होंगे, वो आपको अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक हेल्प करेंगे, क्लासेस होंगी वो काफी हद तक हेल्प करेंगी पार्ट सी को करने में। सो पार्ट ए पार्ट बी में हम उसका फाउंडेशन डेवलप कर लेंगे, और फिर सी के अंदर हम उसकी कैलकुलेशन और मजीद चीजें देखेंगे। सर पढ़ेंगे क्या इसके अंदर, एक बिजनेस को वैल्यू किस तरह किया जाता है। भाई आपसे आज कोई पूछे एक जमीन की वैल्यू निकालो, आप कहेंगे जी ब्रोकर से पूछ लें। आप कहेंगे जी मिलता जुलता घर कितने का बिका है ये बता दें। आप कहेंगे जी घर में कितना सामान लगा है, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट क्या है, कितना प्रीमियम इलाका है, क्या जमीन की कॉस्ट है, इसको ऐड कर लें। तो मुख्तलिफ तरीके हैं बिजनेसेस को वैल्यू करने के। क्या तरीके हैं, बिजनेसेस के अंदर जो इक्विटी मौजूद होती है, लिस्टेड होती है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकलती है, अनलिस्टेड होती है तो कैसे वैल्यू निकलती है। डेट के इंस्ट्रूमेंट्स अगर कंपनी ने इशू किए हुए हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती है। अगर ये डेट ट्रेड करना हो तो ट्रेडिंग होता है या नहीं होता। फिर उसके बाद कंपनीज को एक्वायर करते वक्त मर्जर्स एंड एक्विजिशंस आ जाता है। मर्जर के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि भाई दो कंपनीज आपस में एक सिंगल कंपनी में कैसे मर्ज होती हैं। ये मर्ज्ड कंपनी कहलाती है, जिसमें ये सिंगल कंपनी मर्ज होती है। या फिर एक कंपनी जब दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है तो किस वैल्यू पे एक्वायर करना चाहिए, एक्वायर करने का फायदा क्या होगा। ना सिर्फ क्वांटिटेटिव बट ऑल्सो क्वालिटेटिव। ये सिर्फ क्वांटिटी की बात नहीं है कि नंबर्स में आपने इवेल्युएट कर लिया, करना भी चाहिए था ये काम या नहीं करना चाहिए था। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट से हम इसको डिस्कस करेंगे। एक्विजिशन के अंदर क्या है, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद के उसे एक्वायर कर लिया। मर्जर के अंदर क्या है, दो कंपनीज बंद हुई, या लेट्स से इनके शेयर होल्डर्स को वो एक नई कंपनी बना के शेयर्स दिए गए, और वो जो नई कंपनी बनाई वो मर्ज्ड कंपनी कहलाई। अब वो मर्ज कंपनी नीचे दोनों कंपनीज को बारह जो है वो कंट्रोल कर रही है। बिल्कुल अपने आप में एक डिफरेंट, एक मुनफरिद एरिया। वारिद और जैस का मर्जर हुआ था, लकी सीमेंट ने आईसीआई को एक्वायर किया था, और फिर उसके बाद बिजनेसेस आमतौर पर नई नई कंपनीज को एक्वायर करते जाते हैं। एक बिजनेस सेगमेंट नोवार्टिस फार्मा ने सैंडोज के नाम का एजीपी फार्मा को बेच दिया, एजीपी ने उसको एक्वायर कर लिया। लेट्स से कोई और फूड कंपनी है, वो कोई रेस्टोरेंटिंग बिजनेस एक्वायर कर लेती है,
ईटॉय को फूड पांडा एक्वायर कर लेता है। तो इस तरह की तमाम तर चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये मर्जर एक्विजिशन क्यों किए जाते हैं, इनकी वैल्यूज कैसे निकलती हैं, इनका फायदा क्या होता है, और हमें किस तरीके से एग्जाम में इन्हें अप्रोच किया जाएगा, इन्हें अप्रोच करना होगा। एग्जाम में आपके पास सवालात में 2-3 कंपनीज होगी, आपको मर्जर एक्विजिशन की अकाउंटिंग नहीं करनी, आपको वैल्यूएशंस बतानी है, आपको फवायद बताने, आपको ये बताना है कि शेयर होल्डर्स को कैसे फायदा हो सकता है, उनकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज हो सकती है, किस वैल्यू पे एक पर्टिकुलर बिजनेस को खरीदना है, मर्ज करना चाहिए। और फिर उसके बाद आपका और हमारा पाकिस्तानियों को बड़ा फेवरेट फॉरेक्स। कहते हैं जी फॉरेक्स और फरारी सबके लिए नहीं है। फॉरेक्स और फरारी बहुत कम लोगों को समझ आती है। जिन्हें फॉरेक्स समझ आता है वही फरारी तक पहुंच पाते हैं, जिन्हें फॉरेक्स समझ नहीं आता वो दुनिया में आगे नहीं बढ़ पाते, कहावत है। तो फॉरेक्स के अंदर क्या आ जाता है जी, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। हम एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे, इनके रेट्स को कैसे पढ़ना है, इंटरेस्ट रेट्स के रिस्क क्या होते हैं, एक वेरिएबल होता है, एक फिक्स होता है, दोनों के साथ किस तरह डील की जाती है, कब कौन सा रेट बेहतर है, कब क्या करना चाहिए, ये सारी बातें करेंगे। अब एक्सचेंज रेट्स फ्लक्चुएट भी होते हैं, इंटरेस्ट रेट्स फ्लक्चुएट भी होते हैं, कमोडिटी प्राइसेस फ्लक्चुएट होती हैं, हमारे रॉ मटेरियल के प्राइसेस महंगे हो जाते हैं। पाकिस्तान में अमूमन एक मसला रहता है कि भाई तेल महंगा हो गया तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई, क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ गई। हम यहाँ ये सीखेंगे कि इन रिस्क को हेज किस तरह किया जाता है। सर हेज का मतलब मिनिमाइज, इन्हें कम किस तरह किया जाता है। यहाँ पे कतन हम IFRS 9 की बात नहीं करेंगे, हम प्योरली एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की दुनिया में जाएंगे और देखेंगे कि बैंक्स कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे इशू करता है जिससे इस रिस्क को हेज किया जा सकता है। तो सर क्या एक कंपनी की ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो काम करता है हम यहाँ पे वो पढ़ेंगे? बिल्कुल, हम यहाँ पे वही पढ़ेंगे। एक कंपनी का ट्रेजरी डिपार्टमेंट किस तरह से काम करता है, सारा हम इंशाल्लाह फॉरेक्स के एरिया के अंदर स्टडी करेंगे। और एक कंपनी की स्ट्रैटेजी का डिपार्टमेंट किस तरह काम करता है, ये बारे हम यहाँ पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन के अंदर देखेंगे। फिर हमारे पास फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, ऑप्शन, स्वाप्स, ये चीजें आ जाती हैं। मनी मार्केट हेजिंग अपने आप में एक डिफरेंट मॉडल, जिसमें हम बैंक से जो रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स वगैरह मिलते हैं उसको यूज करके अपनी फॉरेन करेंसी रिस्क को हेज करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। और फिर मजीद कुछ स्ट्रैटेजीज के हवाले से जो है वो यहाँ पर बात करेंगे। सो 20-25 नंबर के लिए ये एरिया। आपने इस पूरे में इन्वेस्टमेंट अप्रेजल देखा कि भाई इन्वेस्टमेंट्स को इवैल्यूएट किया जाएगा, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में बात की जाएगी, इक्विटी और डेट के ऊपर, किस रेट पे कौन सा सोर्स रेज हो रहा है, किस में करने में क्या ज्यादा फायदा है, ये सारी बातें होंगी। वो रेट कैलकुलेट कैसे होता है ये बात होगी। एट द सेम टाइम बिजनेस वैल्यूएशंस, मर्जर एंड एक्विजिशन अपने आप में एक मुनफरिद टॉपिक। कंपनी जब एक दूसरे को मर्ज एक्वायर करती हैं तब क्या होता है, डीमर्जर के वक्त क्या होता है। यूनिलीवर ने रिसेंटली अपना चाय का पोर्शन डीमर्ज किया है और बेच दिया है। पहले ऑयल था, डालडा इनका ब्रांड था, वो डीमर्ज करके बेच दिया। ब्लू बैंड मार्जिन बेच दिया। तो भाई वो कौन से फैक्टर्स है जब एक बिजनेस डीमर्ज किया जाता है, और डीमर्ज करते वक्त वो कौन सी फाइनेंशियल कैलकुलेशंस हैं जो की जाती हैं, ये हम इस एरिया के अंदर सीखेंगे। और फिर उसके बाद फॉरेक्स और इंटरेस्ट रेट्स। सो एक होल पैकेज है ये, जो पैकेज आपको एक कंपनी की स्ट्रैटेजी के बारे में, कंपनी के ट्रेजरी डिपार्टमेंट के बारे में, ये सारा कुछ जो है वो सिखाता है। प्लस जो BFD आप क्लियर करेंगे और आप में से कोई आगे जाके इन्वेस्टमेंट्स को अपना करियर बनाना चाहता है जैसे कि मैंने बनाया, तो CFA वगैरह में भी आपको काफी हद तक हेल्प हो जाएगी। और BFD पढ़ने के बाद इंशाल्लाह ताला CFA लेवल 1 आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फ्यूचर की स्टडीज में भी ये सब्जेक्ट आपको काफी हद तक हेल्प करेगा। और सच्ची बात ये है कि यार मेरा एक्सपीरियंस सब्जेक्ट को पढ़ने का, पढ़ाने का दोनों रहा है। ये सब्जेक्ट आपके जहन को खोल देता है, आपके सोचने की जो कुव्वत है वो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग के अलावा एक नए डायमेंशन में शुरू हो जाती है। आप बिजनेस के बारे में, धंधे के बारे में जो है वो सोचने लग जाते हैं। ठीक है जी। सो ये हमारे इस पेपर के एरियाज के बारे में बात हो गई। हम इंशाल्लाह ताला इन एरियाज को 1 बाय 1 एक सीक्वेंस के साथ जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। और ओवरऑल लेवल पे ये चारों एरियाज जो है वो आपके सिलेबस में कवर हो रहे होंगे। कुछ क्रेडिट एनालिसिस वगैरह के टॉपिक्स हैं जो आई कैप ने अभी 2021 की स्कीम में ऐड किए हैं, वो भी हम इंशाल्लाह ताला इन्हीं एरियाज के साथ जो है वो कवर अप कर रहे होंगे। ठीक है। सो ये आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। एट द सेम टाइम हमारी क्लासेस की क्या अप्रोच रहेगी और प्रेपरेशन और एग्जाम अप्रोच क्या होगी। सो देखें, क्लासेस चाहे आप लाइव लें, चाहे आप रिकॉर्डिंग लें, चाहे आप फिजिकल लें, क्लासेस के हवाले से मेरी अप्रोच हमेशा से कुछ इस तरह से होगी कि सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की जाएगी कि भाई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, इसका वाई फैक्टर क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों दुनिया में आया, कैसे इसको अप्लाई किया जाता है, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे एस्पेक्ट्स जो है वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से कवर होंगे। फिर मेरी हमेशा आदत है एक दफा मैं एक कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद आपको छोटी छोटी इलस्ट्रेशंस करवाऊंगा, उन इलस्ट्रेशंस के अंदर एग्जांपल्स आ जाएंगी। ठीक है। तो आपको वो और ज्यादा क्लियर करती हैं समझने के लिए। फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में क्या आ जाता है सर, क्वेश्चंस में 2-3 चीजें आ जाती हैं। एक आपके आई कैप के पास पेपर्स,
एट द सेम टाइम ACCA में जो AFM का पेपर है, पहले P4 कहलाता था, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो, इसके अलावा CFA लेवल 1 के अगर कोई क्वेश्चन है जो हमारे काम आ सके, और फिर अगर और कोई मटेरियल हमारे पास मौजूद है तो वो हम यहाँ पे कंक्लूड जो है वो कर लेंगे। सो ये क्वेश्चंस हमें हेल्प करेंगे कि हम इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ग्रिप क्रिएट कर लें। और जितने ऐसे काम के क्वेश्चंस होंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं क्लासेस के दौरान, रिकॉर्डिंग के दौरान जो है वो कंडक्ट करूंगा। और बहुत कम एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे और होमवर्क के तौर पे दूंगा। क्वेश्चंस को आप हमेशा ट्रैक कर सकते हैं आपकी बुक से। इंशाल्लाह ताला पूरी एक कंपाइल्ड हुई बुक आपको जो है वो मिल जाएगी। उस बुक के अंदर इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटे ग्राफ्स, चार्ट्स हो गए, समरीज हो गई, फॉर्मूला बुक जो आप एग्जाम में लेना चाहें, बाय द वे ये ओपन बुक पेपर है, तो आप समरीज और इस तरह की चीजें अगर एग्जाम में ले जाना चाहें वो उसके अंदर शामिल होंगी। तो पूरी एक इंटायर कंपाइल्ड फॉर्म में आपको बुक अलॉट हो जाएगी। वो सारा काम जो है वो इसके अंदर होगा। फिर उसके बाद टेस्टिंग सिस्टम, मैं आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर कर रहा हूँ जिनको आप आगे जाके सॉल्व कर सकते हैं और आपकी क्वेरीज वगैरह आप चेक करवा सकते हैं। अपनी इवैल्यूएशन आप बहरहाल जो है वो उसकी कर सकते हैं। सो ये हमारी क्लासेस की एक ओवरऑल लेवल पे अप्रोच रहेगी। वीक में 3 to 4 क्लासेस ऑफ 3 hours ईच, ये हम पूरे वीक के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर रहे होंगे। ठीक है जी। और सर हमारे कोर्स का ड्यूरेशन कितने टाइम पीरियड का होगा? तो जी आपके कोर्स का ड्यूरेशन ओवरऑल 5 months का होगा। यानी अगर आप कोर्स दिसंबर जून के लिए कर रहे हैं तो दिसंबर से अगर आप क्लासेस लें अप्रैल तक मुकम्मल हो जाएगा। और अगर आप दिसंबर के लिए कर रहे हैं तो आप लेट्स से जुलाई से क्लासेस लें तो लेट्स से अक्टूबर तक ये जो है वो कवर हो जाएगा। यहाँ पर अप्रैल तक, ताकि मई का महीना एग्जाम प्रिपरेशन वगैरह के लिए अवेलेबल हो, और फिर बाद में जो है वो अक्टूबर तक, ताकि नवंबर का महीना एग्जाम प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल हो। एट द सेम टाइम वो स्टूडेंट्स जिनकी पेपर बाद में भी हो रहे हैं, एग्जाम्स बाद में भी, वो भी क्लासेस ले सकते हैं। तरीकाकार ये होगा कि वो अपना एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, अपनी एक नोटबुक प्रिपेयर करेंगे और उसके अंदर सारे पॉइंट्स चाहे रोमन में, उर्दू में, जिस तरह वो चाहें वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है ना। प्रेपरेशन की अगर हम बात करें और एग्जाम अप्रोच की अगर हम बात करें तो सर प्रेपरेशन के अंदर क्या होगा? सबसे पहली बात, आपका रजिस्टर प्रॉपरली मेंटेन्ड होगा। आपके रजिस्टर के अंदर वो सारी बातें जो क्लास के दौरान आपने सुनी है, चाहे आपके पास उसकी सॉफ्ट फाइल अवेलेबल हो, चाहे आपके पास वीडियो लेक्चर अवेलेबल हो, एवरीथिंग आपने प्रॉपर्ली मेंटेन करना है उसके बावजूद भी। ठीक है। आपको मैं इंशाल्लाह ताला वो बेंचमार्क क्वेश्चंस बताऊंगा जिनको करके आपका पूरा एक टॉपिक जो है वो बहरहाल रिवाइज हो जाएगा। सो रजिस्टर से आप अपना पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकते हैं, बेंचमार्क क्वेश्चन से आप आपकी प्रैक्टिस, कैलकुलेशन, ये सारी चीजें जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। फिर आप अपने टाइम बेस्ड आई कैप पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे। यानी लेट्स से आपने 3 घंटे का टाइमर लगाया और 100 मार्क्स का एक पेपर 100% सॉल्व कर लिया, तो आपकी पूरी एक इंटायर उसकी जो है वो प्रैक्टिस हो जाएगी। एट द सेम टाइम देन कम्स द मॉक एग्जाम। मॉक एग्जाम के थ्रू आपको हेल्प मिलेगी, तो आपको आइडिया होगा कि यार पेपर प्रेशर किस तरह हैंडल करना है, पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कहाँ पे गलतियां हो रही हैं, ये सारी चीजें बहरहाल इसके अंदर आएंगी। और फिर वंस यू गो फॉर योर एग्जाम बेसिकली, तो एग्जाम के अंदर आपके पास 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। सबसे पहले आपने पेपर को स्किम थ्रू करना है और स्किम थ्रू करके इस बात का अंदाजा लगाना है कि वो कौन सा एरिया है जो सबसे पहले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए वॉरफेयर का उसूल होता है हमेशा कॉन्कर द इजियर पार्ट फर्स्ट। तो एग्जाम में भी जो सबसे ज्यादा इजियर पार्ट होगा उसको आप सबसे पहले पिकअप करेंगे, अपने रीडिंग टाइम का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए उसकी कैलकुलेशन को बहरहाल जो है वो स्टार्ट करेंगे। टाइम बेस्ड कैलकुलेशंस होंगी, टाइम बेस्ड पेपर को आपने अटेम्प्ट करना होगा और बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करनी होगी। एग्जाम की अप्रोच के हवाले से बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाके हमें मजीद डिस्कस करनी है, और प्रिपरेशन और क्लासेस अप्रोच के बारे में फिलहाल आपको ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए। आप में से वो स्टूडेंट्स जो कम्प्लीटली रिकॉर्डेड की तरफ जाना चाहते हैं कि हम रिकॉर्डिंग लेते जाएंगे, तो वक्तन फवक्तन पोर्टल पे रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड होती जाएंगी। आप जो है वो उन रिकॉर्डिंग्स को देख सकते हैं, बुक की मदद से, हैंडआउट्स की मदद से क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेरी हो तो हम उसके हवाले से व्हाट्सएप है, दूसरी इस तरह के एवेन्यूज अवेलेबल हैं, कैंपस आके आप मिल सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं वो बहरहाल जो है वो उससे हल कर दी जाएंगी। सो दिस इज अबाउट द पेपर, एक प्रैक्टिकल बिजनेस फाइनेंस बेस्ड पेपर, डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट उसके अंदर शामिल। सर आप क्यों इस पेपर को समझते हैं कि आप ढंग से पढ़ा सकेंगे, आपके एक्सपीरियंस में ऐसा क्या है? देखो सबसे पहली बात तो ये कि जो मेरा करंट काम है, जो जहाँ पे मैं अपनी एक एडवाइजरी कंपनी रन कर रहा हूँ, and I'm managing basically, advising basically quite a few portfolios of PSX पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। तो मैं डेली बेसिस पे बिजनेस मॉडल्स को पढ़ना, इनके कॉस्ट ऑफ कैपिटल्स को कैलकुलेट करना, रिटर्न्स को कैलकुलेट करना, इनके ऊपर रिसर्च करना,
अंडरस्टैंड करना कि वो किसी प्रोजेक्ट को किस तरह अप्रेस करते हैं, कैसे कंडक्ट करते हैं। ये मेरा डे इन डे आउट काम है। पोर्टफोलियो थ्योरी, जैसे मैंने आपको एक एरिया बताया, उसमें स्टॉक्स का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, ये डे इन डे आउट डेली का काम है। तो इस तरह की चीजें बहरहाल टीचिंग में काफी हद तक जो है आपको हेल्प करती हैं। और जहां तक डिलीवरी और स्टाइल की बात है, तो अलहमदिल्ला 11 साल मुझे पढ़ाते हुए हो चुके हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स को आई एम टीचिंग सिंस द ईयर ऑफ 2015 बेसिकली। और 5-6 साल के अरसे में मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इतना कमा लिया है कि मैं इस पेपर को अल्हम्दुलिल्लाह आपकी एक्सपेक्टेशंस की हद तक जो है वो डिलीवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो दिस इज अबाउट द एग्जाम, दिस इज अबाउट द पेपर। और ये हमारे एरियाज के हवाले से गुफ्तगू थी। यहाँ पर हमने एरियाज के बारे में बात की थी, यहाँ पर हमने जो है वो नेचर, डिफिकल्टी और एग्जाम पैटर्न के बारे में बात की थी। एंड दिस वाज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो बेसिकली हमने इस बातचीत को जो है वो मुकम्मल किया। ये हमारे बीएफडी का टोटल जो है वो इंट्रोडक्शन है। मजीद आगे जो वीडियोस, आगे जो क्लासेस आपके पोर्टल पर अवेलेबल होंगी, इसमें टॉपिक्स के बारे में जो है वो आता चला जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।